स्थिति विज्ञान में बल समुदाय के परिणामी व दिशा से संबंधित शीर्षक का अध्ययन करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो शीर्षक है ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, जिसका अधूरा आज हम पूर्ण करेंगे। हमने पिछले पीरियड में पढ़ा है कि हमारे पास मान लेते हैं एक बिंदु O है और OX एक दिशा है और दूसरी कोई दिशा OY है। तो इन बिंदु O पर यदि P1, P2, P3, P4 और इस तरीके से अंतिम Pn बल क्रियाशील हों, P1, P2, P3, P4 और इस तरीके से Pn बल क्रियाशील हों, जो कि OX अक्ष के साथ में हमने जो बल P1 है उसका यदि कोण थीटा वन माने, यदि P2 जो बल है इस OX के साथ में कोण जो बना रहा है वो θ2 है, बल P3 जो है θ3 कोण बना रहा है, और यदि OX के साथ में बल P4 जो है θ4 कोण बना रहा है, और यदि Pn जो है OX के साथ में कोण θn बना रहा है, ऐसा माने थे। अब इनका जो परिणामी होगा, जो कि हमने यहाँ पर बीच में कहीं लिया था, यदि मान लेते हैं इनका परिणामी कैपिटल R है और वह OX के साथ में यदि ये थीटा कोण बनाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास फिजिक्स में एक नियम होता है कि समतल में स्थित बल समुदाय के किन्हीं दिशा में वियोजित भागों का बीजीय योग उसी समतल में स्थित उसी दिशा में उनके परिणामी के वियोजित भाग के तुल्य होता है, यानी बराबर होता है। यानी इसका मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि यदि बल P1 का OX दिशा में वियोजित भाग होगा, मान लेते हैं P1 cos θ1 होगा, दूसरा P2 बल का इसी दिशा में वियोजित भाग P2 cos θ2 होगा, अगला वाला P3 cos θ3 होगा। ऐसे सभी बलों के वियोजित भाग का बीजीय योग, मतलब आपस में जब इनको योग करेंगे तो हमारा जो इन बल समुदायों का जो परिणामी बल R है उसका इसी दिशा में OX दिशा में वियोजित भाग R cos θ होगा, और वो R cos θ इनके वियोजित भागों के योग के आपस में बराबर होगा। ये हमारा फिजिक्स का नियम कहता है। तो उसी नियम के अनुसार अब हमारा OX दिशा में बलों के वियोजित भाग को हम लिख सकते हैं R cos θ बराबर P1 cos θ1 प्लस P2 cos θ2 प्लस P3 cos θ3 प्लस डेस, और ये हमारा बल जो है अंतिम जो पद हमें प्राप्त होगा वो होगा Pn cos θn। इस तरीके से ये OX दिशा में बलों के वियोजित भागों का ये बीजगणितीय योग है। देखिए
P1 cos थीटा 1 पहला जो बल है उसका उस वियोजित भाग OX दिशा में, दूसरा बल P2 था उसका वियोजित भाग P2 cos थीटा 2 होगा उसी OX दिशा में। तो इनको आपस में जोड़ रहे हैं तो इनका ये बीज गणितीय योग या बीजीय योग कहलाएगा। और ये बीजीय योग किसके बराबर होगा? जो परिणामी R है उसी दिशा में OX दिशा में वियोजित भाग के बराबर होगा। ये तो OX दिशा में बलों के वियोजित भाग, तथा दूसरा जो सूत्र होगा हमारा होगा R साइन थीटा, यानी इस बल परिणामी बल R का OY दिशा में वियोजित भाग वो कहलाएगा R साइन थीटा। तो वो किसके बराबर होगा? P1 साइन थीटा 1 प्लस P2 साइन थीटा 2 प्लस P3 साइन थीटा 3 प्लस डैश डैश डैश, और ये अंतिम पद हमें प्राप्त होगा Pn साइन थीटा n। तो देखिए यहाँ पर भी बीजगणितीय योग हो रहा है, लेकिन किनका? अलग अलग जो P1 बल P2 बल है उनके OY दिशा में वियोजित भागों का बीजीय योग हो रहा है। तो वो हमारे उस परिणामी, उन्हीं बलों के जो परिणामी हैं उनके वियोजित भाग के तुल्य यानी बराबर होता है। तो ये हमारा निष्कर्ष है, रिजल्ट है। इसी पर आधारित हमको सवाल आगे हल करने हैं। चलिए कुछ सवाल देखते हैं। चलिए सवाल हमारा ये है उदाहरण से, उदाहरण का सवाल है ये, उदाहरण नंबर 3। तो प्रश्न क्या है लिख लेते हैं पहले। एक कण पर 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम भार के बल जो एक दूसरे पर लंब है, जो एक दूसरे पर लंब हैं और 4 किलोग्राम भार का बल जो पहले दो बलों के बीच के कोण को समद्विभाजित करता है, क्रिया करते हैं। वह बल ज्ञात कीजिए जो इन बलों को विरामावस्था में रखेगा। तो चलिए हमारा सवाल देखिए, सवाल को पहले समझ लेते हैं उसके बाद हल करेंगे। देखिए, एक कण पर 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम भार के बल जो एक दूसरे पर लंब है, यानी दोनों बल आपस में लंबवत क्रियाशील होंगे उस कण पर, और 4 किलोग्राम भार का बल जो पहले दो बलों के बीच के कोण को समद्विभाजित करता है, यानी इन दोनों के बीच का कोण 90 अंश है। तो अगला जो 4 किलोग्राम का भार का जो बल होगा वो समद्विभाजित करेगा, यानी 45 अंश भागों में दो कोण में बांट देगा। तो इस तरीके से वो 4 किलोग्राम भार का बल होगा जो उन दोनों के बीच के कोण को 2 भागों में बांट देगा। क्रिया करते हैं,
वह बल ज्ञात कीजिए जो इन बलों को विरामावस्था में रखेगा। विरामावस्था में रखने का मतलब परिणामी बल ज्ञात करना। परिणामी जो बल होता है वो इन्हीं बलों को विरामावस्था में रखता है। हम विरामावस्था में जो बल है उसी को हम परिणामी बल कहते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने से हमें कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम भार के बल एक दूसरे पर लंब है। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु O पर दोनों के दोनों बल क्रियाशील हैं और एक जो है इस दिशा में है और दूसरा इस दिशा में। दोनों को लंबवत बनाना है क्योंकि एक दूसरे के लंबवत है। तो ये मान लेते हैं ये 5 किलोग्राम का है और दूसरा ये 3 किलोग्राम का। ये परस्पर लंबवत होंगे। साथ में अब हमको इन दोनों के बीच में 4 किलोग्राम भार का एक और बल होगा जो इनके कोण को जो कि 90 अंश है उसको 2 भागों में बराबर भागों में बांटेगा, समद्विभाजित। तो हम तीसरे जो बल है उसे 20 से ऐसे चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं कि ये 4 किलोग्राम भार का बल होगा। अब हमारे पास OX और OY दो विशिष्ट दिशाएं लेनी हैं जिससे हमको इन बलों के कोण के बारे में नॉलेज होगा, पता चलेगा। क्योंकि हमें जब सूत्र इस्तेमाल करेंगे तो θ1, θ2, θ3 और थीटा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें कोण के बारे में जानकारी चाहिए। इसलिए कोण को ज्ञात करने के लिए हम इस बल को मान लेते हैं इसी दिशा में, OX दिशा में है, बता सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी चित्र के माध्यम से देखा था कि OX जो है जिधर P1 बल था उस दिशा में OX नहीं है, किसी अन्य दिशा में लिए थे। तो हम उन बलों को चाहे तो OX की दिशा में भी ले सकते हैं, ये हम स्वतंत्र है। जब OX की दिशा में हम बल P1 को लेते हैं तो जो θ1 कोण है उसका मान 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी हम क्या करेंगे कि इस 5 किलोग्राम भार के बल को यदि हम इसी OX दिशा में मान लें तो यहाँ इस 5 किलोग्राम भार का जो बल है वो OX दिशा के साथ कोण बनाएगा 0 अंश का। तो इस तरीके से हम θ1 का मान 0 रखेंगे। ऐसे ही दूसरा जो बल है 4 किलोग्राम का है, देखिए जो OX के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, 45 अंश। 2 भागों में बांट दिया है, 45-45। तो इस तरीके से ये 45 अंश का कोण होगा जो कि θ2 का मान होगा। और तीसरा जो बल है देखिए 3 किलोग्राम का, ये बल OX के साथ में कितने अंश का कोण बनाएगा, 90। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का बल कितना, कोण कितना है, 90 अंश। तो वो θ3 का मान होगा। और इन तीनों बलों का जो परिणामी होगा वो कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, ये हमें अभी फिलहाल पता नहीं है। तो हम उसे मान सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो परिणामी होगा, चलिए यहाँ पर होगा, इसे हम कैपिटल R मान सकते हैं। और इसका जो कोण है OX के साथ ये भी हमें फिलहाल नहीं मालूम, तो हम इसे बता सकते हैं कि माना इन R जो है परिणामी जो है OX के साथ में θ कोण बनाते हैं। तो इस तरीके से ये चित्र से क्लियर हो गया। अब हमको शुरुआत करनी है। माना तीनों बल बिंदु O पर क्रियाशील है। तीनों बल जो है बिंदु O पर क्रियाशील हैं, जहां 5 किलोग्राम भार का बल OX के अनुदिश है, ऐसा बताएंगे शुरुआत में। पहला बल को हमने OX की दिशा में बताया, अनुदिश का मतलब होता है दिशा, तो OX के अनुदिश है ऐसा बता दिए। अगला काम, हमें किन किन चीज़ों का मान दिया गया है हम चाहे तो बता सकते हैं, θ1, θ2, θ3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया है हमें सवाल में θ1 दिया है, ये 0 अंश होगा। यानी सवाल से हमको चुनना है जिसे हमने सूत्र में θ1, क्योंकि ये θ1 θ2 का मान रखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर θ1 का मान 0 प्राप्त हुआ चित्र को देखने से। θ2 यानी बल, सेकंड नंबर का जो बल होता है वो OX के साथ में उसके कोण को θ2 कहते हैं। तो यहाँ पर जो वो है 45 अंश का कोण है। और तीसरा जो बल है वो है θ3 और उसका जो कोण है वो है 45 + 45 ऐसा लिख सकते हैं।
यानी 45 अंश का ये कोण और ये 45 और जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से ये टोटल 90 अंश होगा। ऐसा लिख सकते हैं, ये समझने के लिए हमको आसानी देगा, आसानी से हम देख करके समझ सकते हैं। और अब परिणामी जो है R, उसका कोण क्या होगा उसको हमको मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना इन बलों का परिणामी, माना इन बलों का परिणामी कैपिटल R है तथा OX से थीटा कोण बनाता है। ऐसा लिख लीजिए, थीटा कोण बनाता है। तो इस तरीके से अब परिणामी के बारे में भी हम बता चुके हैं कि उसका जो कोण है वो OX के साथ थीटा है। तो अब चलिए हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए वह बल ज्ञात कीजिए, यानी परिणामी बल R का मान हमको निकाल के दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो अभी कुछ देर पहले लिखे थे। तो चलिए अब हम लिखेंगे OX दिशा में बलों को वियोजित करने पर तो अब यहां लिखेंगे हम OX दिशा में बलों को वियोजित करने पर तो OX दिशा में जब बलों को हम वियोजित करेंगे तो हमारा जो सूत्र होगा वो होगा R cos थीटा, यानी परिणामी बल का OX दिशा में वियोजित भाग कहलाता है R इंटू cos थीटा। वो बराबर हो जाएगा, पहला जो बल है वो है 5 किलोग्राम का, तो यहाँ पर लिखेंगे जिसे हमने P1 cos थीटा 1 लिखा था, तो हम यहाँ पर P1 की जगह लिखेंगे 5 इंटू cos थीटा 1 की जगह हम लोग लिखेंगे 0 अंश, प्लस सेकंड नंबर का जो बल है वो है 4 किलोग्राम का, तो यहाँ पर P2 की जगह हम लिखेंगे 4 इंटू कॉस और OX के साथ इसका जो कोण है वो है 45 अंश का, प्लस तीसरा जो बल है वो है 3 किलोग्राम का, तो हम यहाँ पर P3 की जगह 3 इंटू कॉस और OX के साथ इसका जो कोण है वो है 90 डिग्री का। तो इस तरीके से 90 अंश लिखेंगे। अब सारे मान रखने के बाद हमको गणना करनी है और गणना करने के बाद एक समीकरण प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम यहाँ दाहिने पक्ष में क्या कर सकते हैं, 5 गुणा cos 0 अंश का मान जो होता है वो रखेंगे, वो होता है 1 प्लस 4 इंटू cos 45 का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 2, और यहाँ रख सकते हैं प्लस 3 इंटू cos 90 का मान होता है 0। तो इन सारे मानों को हम यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि cos 0 अंश बराबर 1 होता है, cos 45 अंश का मान 1 बटा वर्गमूल 2 होता है, और तीसरा है cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इस तरीके से हम ऐसा कारण बताएंगे। कारण बताने के बाद अब आगे क्या कर सकते हैं, देखिए 3 और 0 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 0 जो होगा वो इनसे योग होगा, जब जुड़ेगा तो यही मान प्राप्त होगा, 0 को आप छोड़ सकते हैं। तो अब 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5 प्लस यहाँ पर 4 अंडर रूट 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 4 अंडर रूट 2 अगर हम इसे और दूसरे रूप में हल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 लिखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 2 होगा अगले स्टेप में। अगला अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करके हम 2 को बदल सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 यानी 2 होता है, तो हम इसे 2 इंटू इसे बदल देंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और नीचे में आ जाएगा अंडर रूट 2। तो इस तरीके से अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 आपस में कटेगा और हमारा जो पद अब प्राप्त होगा 5 प्लस 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 रूट 2 या 2 अंडर रूट 2। तो ये हमारा r cos थीटा बराबर 5 प्लस 2
√2 प्राप्त हुआ, इसे हम समीकरण नंबर 1 प्राप्त करेंगे। चलिए अगला OY दिशा में बलों को वियोजित करने पर ऐसे लिखेंगे, OY दिशा में बलों को वियोजित करने पर, OY दिशा में बलों को वियोजित करने पर परिणामी R का वियोजित भाग होगा R साइन थीटा बराबर, बल वही रहते हैं, कोण बल भी वही रहेंगे, कोण भी वही रहेंगे, केवल cos थीटा किस में बदल जाता है, साइन थीटा। तो इस तरीके से यहाँ 5 इंटू साइन 0 अंश प्लस 4 इंटू साइन 45 अंश प्लस 3 इंटू साइन 90 अंश। इस तरीके से OY दिशा में वियोजित करने पर यह सूत्र हुआ। अब 5 इंटू साइन 0 का मान 0 होता है, रख दिए, 4 इंटू साइन 45 का मान 1/वर्गमूल 2 होता है, प्लस 3 गुणा साइन 90 का मान होता है 1। तो इन मानों को हम फिर से यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि साइन 0 अंश बराबर 0, साइन 90 अंश बराबर 1 और साइन 45 अंश बराबर 1/वर्गमूल 2 होता है, ऐसा कारण बता सकते हैं। अगला 5 से जब गुणा करेंगे तो शून्य को तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2/√2 लिख सकते हैं 4 को, और प्लस 3 एकम 3, और 0 को छोड़ देंगे आप और इसे लिख सकते हैं 2 इंटू √2 और नीचे में √2 पहले से है, प्लस 3। अगला ये हम आपस में काट सकते हैं, तो ये अब बचेगा, देखिए 2 √2 गुणा होगा प्लस 3, तो 3 को पहले लिख सकते हैं, पहले ले आए तो 3 प्लस 2 √2। तो इस तरीके से ये R इंटू साइन थीटा बराबर 3 प्लस 2√2, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। आगे पहला और दूसरा समीकरण को वर्ग करके हल करेंगे। चलिए, हमारे पास अब समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। इन दोनों समीकरणों को यदि हम स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, तो हमें प्राप्त होगा 1 से r² इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और समीकरण 2 से हमें लेफ्ट हैंड साइड में r² साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। और यदि इन्हीं को जोड़ दिया जाए तो r² कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा, जिससे हमको सर्व समीकरण नंबर 1 त्रिकोणमिति 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 होता है। तो इस तरीके से हम R निकाल सकते हैं फिर। चलिए, तो हम अगला काम वही करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, वर्ग करके। तो अब हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा r² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r² साइन स्क्वायर थीटा। बाएं पक्ष में आपस में जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष का ये हो जाएगा, दाहिने पक्ष को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग करने पर, और इसमें जोड़ना है हमको दाहिने पक्ष को, सेकंड समीकरण दूसरे समीकरण को, तो ये है प्लस करेंगे जोड़ने के लिए, और 3 प्लस 2√2 का वर्ग। तो इस तरीके से जोड़ने पर हमें अब क्या प्राप्त होता है देखते हैं। चलिए हल करेंगे अब। तो हम यहाँ बाएं पक्ष में r² को कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r² यहाँ से कॉमन निकल चुका है, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये हमारा जो सूत्र है a प्लस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र बीजगणित का, उससे हम इसको खोलेंगे। तो ये हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2√2, इस तरीके से इनको खोलने पर हमें ये प्राप्त हुआ। कैसे हम इन्हें प्राप्त किए हैं, इसका सूत्र बीजगणित का लगा है, हम बताएंगे साइड में। प्लस अगला हम इसे भी
उसी सूत्र के माध्यम से खोलेंगे बीजगणित के सूत्र, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2। ये हमारा इन बीजगणित के सूत्र को उपयोग करने पर ही हमें प्राप्त होगा। हम कारण बताएंगे यहाँ पर, चूंकि a प्लस बी का वर्ग बराबर हमें मिलता है बीजगणित का सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसी सूत्र का इस्तेमाल किए, तब ये 5 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर खोलने पर या विस्तार करने पर यह प्राप्त हुआ, और इसे खोलने पर ये। अगला बाएं पक्ष में हम देखते हैं कि सर्वसमीकरण नंबर 1 त्रिकोणमिति का इसके बदले में 1 होता है, तो हम 1 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू 1। और दाहिने पक्ष में हमें 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से 4 इंटू यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2 प्लस 2 पंच 10, और 10 और 2 का गुणा करेंगे तो 20 रूट 2, और फिर यहाँ हमें प्राप्त होगा 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर हमें यहाँ प्राप्त होगा 2 दूनी 4, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 2 प्राप्त होगा। फिर अगले स्टेप, अगला जो पद है 2 तिया 6, 6 और 2 12 और अंडर रूट 2। तो इस तरीके से ये प्राप्त होने के बाद देखिए r स्क्वायर इंटू 1 होगा, तो बाएं पक्ष में हमें प्राप्त होगा r स्क्वायर, और इधर हमें प्राप्त होगा 25। देखिए अगर चाहे तो हम कुछ कुछ संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं, जैसे ये 9, 25 और 9 को आपस में जोड़ सकते हैं, तो ये हमारा 34 हमें प्राप्त होगा। तो इसके बदले में हम लिख देते हैं 34 प्लस 4 दूनी 8 होता है, यहाँ लिख लीजिए, प्लस देखिए इन्हें भी आपस में जोड़ सकते हैं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 वाले पद हैं, इसलिए 20 और 12 आपस में जुड़ेंगे, आगे के गुणांक अंडर रूट के सामने के गुणांक, तो 20 और 12 32 होगा, तो ये लिख सकते हैं 32 अंडर रूट 2। फिर 4 दूनी 8 हुआ था, ये इन्हें जोड़ दिए, अब हमारे पास ये पद हम जुड़ चुका है पहले से 4 दूनी 8, तो इस तरीके से ये 8 हो गया। अगला काम हमारा ये बचा 34, 8 और 8 को आपस में सबको जोड़ सकते हैं, तो बाएं पक्ष में अब r स्क्वायर ही रहेगा, और दाहिने पक्ष में हम जोड़ सकते हैं, देखिए 8 और 8 16, 16 और 4 20, तो 20 का शून्य हासिल आया 2 और ये 3 होगा 5, यानी अब हमारा ये मान होगा 50, प्लस हमारे पास जो पद बचा है वो 32 अंडर रूट 2। तो अब हमारा देखिए r स्क्वायर बराबर दाहिने पक्ष में 50 धन 32 अंडर रूट 2 हमें प्राप्त हुआ है, और हमें प्राप्त करना है r का मान, यानी परिणामी का मान, परिणामी आ रहा है उसका मान, तो हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हम दोनों पक्षों में अब क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तब ये वर्ग जो है वो हटेगा बाएं पक्ष से। तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल जब लेंगे तो हमें जो पद प्राप्त होगा वो होगा बाएं पक्ष में r, और दाहिने पक्ष में वर्गमूल, चूंकि 50 और यहाँ 2 पद है इसलिए वर्गमूल निकलना संभव नहीं है, तो हम इसे वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिख देंगे, वर्गमूल 50 प्लस 32 का वर्गमूल। इस तरीके से ये हमारे परिणामी, यानी हम आखिरी में किलोग्राम यानी मात्रक लिख सकते हैं अब, तो उन सभी बल समुदायों का परिणामी ये हमें प्राप्त होगा। लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं, अतः तीनों बलों का परिणामी, तीनों बलों का परिणामी, या उसी को हम लिख सकते हैं विरामावस्था में रखने वाला बल, इसी को ब्रैकेट के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, परिणामी या विरामावस्था में रखने वाला बल अंडर रूट 50 प्लस 32 का अंडर रूट किलोग्राम
भार होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। अब हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा अगला सवाल है हमारा अगला सवाल जो है प्रश्नावली 9.4 का क्वेश्चन नंबर पहला है। प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न हमारा ये है कि 3 बराबर बल P एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। बीच का बल दोनों बलों से 60 अंश का कोण बनाता है। तीनों बलों का परिणामी ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल भी उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है। सवाल को पहले समझ लेते हैं। देखिए, 3 बराबर बल P, तीनों बल का नाम P है और वे सब आपस में बराबर हैं। तो तीनों बल P है, एक बिंदु पर कार्य करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वो बिंदु को O नाम दे देंगे, जिस बिंदु पर ये तीनों बल कार्य करेंगे। साथ में हमें कह रहा है बीच का बल, यानी बीच का बल जो है वो भी P होगा और वो दोनों बलों से 60 अंश का कोण बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग जब चित्र बनाएंगे तो इसी बीच के बल को बना लेंगे। और चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, एक बिंदु O है, इस दिशा में मान लेते हैं ये बल P है जो बीच का होगा। तो इससे दोनों और जो बल हैं उनके साथ में ये जो बीच का बल है वो 60 अंश का कोण बनाता है। इसे ध्यान देंगे ऐसे। तो हमारा मान लेते हैं कि एक बल जो है ये P है, जो कि इसी OX दिशा में, जो पहला नंबर का OX की दिशा में बल को हमने P नाम दे दिया और ये जो कोण बना रहा है वो है 60 अंश का। दूसरा जो बल होगा वो भी 60 अंश का कोण बनाएगा बीच वाले के साथ। तो हम 60 अंश का कोण बनाते हुए इस तरीके से एक और बल खींचेंगे जो इनके साथ में 60 अंश का कोण बनाता है बीच वाले बल के साथ में। तो हमने देखिए पहले नंबर का जो बल है P, उसे OX दिशा में लिया है। तो दूसरा बल ये होगा और तीसरा बल ये होगा। तो हम OX एक दिशा तो बता दिए, एक दूसरी दिशा OY भी खींचेंगे। तो उसे हम कहीं भी खींच सकते हैं, मान लेते हैं ये है OY। तो ये दो दिशाएं हैं। अब देखिए, हमने पहले बल को OX के अनुदिश लिया है, उसी की दिशा में। दूसरा बल 60 अंश और तीसरा बल जो है इसके साथ, यानी अब टोटल कितने अंश हो जाएंगे? 120 अंश का कोण से बन रहा हुआ है। अब इन तीनों बलों का P जो तीन बल हैं, इनका परिणामी क्या होगा ये हमें नहीं मालूम। तो मान लेते हैं इनका परिणामी R होगा और उसको हम यहाँ मान लेते हैं। चलिए कि ये है इनका परिणामी कैपिटल R और वो OX के साथ में मान लेते हैं कि वो थीटा कोण बना रहा है। हमें तो पता नहीं है कि कोण कितना होगा, तो हम उसे थीटा मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे माना तीनों बल बिंदु O पर क्रियाशील हैं, हम ऐसा मान सकते हैं, तथा एक बल P OX के अनुदिश है। एक बल को हमने
OX की दिशा में लिया है, ऐसा बता सकते हैं, OX के अनुदिश है। फिर हम लिखेंगे यहाँ माना इनका परिणामी कैपिटल R है जो OX से थीटा कोण बनाता है, ऐसा हमको मानना पड़ता है। हमें तो परिणामी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो हमको ऐसा मानना पड़ता है कि परिणामी R है और वो OX से थीटा कोण बनाता है। चलिए अब हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए OX दिशा में बलों को वियोजित करने पर, तो OX की दिशा में जब बलों को वियोजित करेंगे तो हमारा जैसा हमारे पास सूत्र है उस सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा R cos थीटा, परिणामी का वियोजित भाग OX दिशा में R cos थीटा बराबर हमारा जो बल है वो है P इंटू कॉस और ये हो जाएगा 0 अंश, प्लस दूसरा नंबर का बल जो है वो भी P है तो इंटू कॉस, और ये जो दूसरा बल है वो OX के साथ में 60 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 अंश, प्लस तीसरा बल भी P है इंटू कॉस, और तीसरा जो बल है देखिए वो OX के साथ में ये 60 भी जुड़ेगा और ये भी 60 जुड़ेगा, यानी 120। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 60 अंश प्लस 60 अंश, इससे समझने में आसानी होगी। अगला राइट हैंड साइड में अगले स्टेप में हम कर सकते हैं, देखिए P इंटू कॉस 0 का मान 1 होता है, रख दिए, प्लस P इंटू कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, रख दिए, प्लस P इंटू कॉस यहाँ लिख सकते हैं 120 अंश, जोड़ने पर 160 और 60 120। यहाँ पर साइड में हम बता सकते हैं चूंकि कॉस 0 अंश बराबर 1 होता है और कॉस 60 अंश बराबर 1/2 होता है, ऐसा हम कारण बता सकते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, बाएं पक्ष में R cos थीटा ही रहेगा और दाएं पक्ष में P और 1 का गुणा करेंगे तो P ही प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पर हम अगर गुणा करते हैं तो ये P/2 होगा, प्लस यहाँ पर P इंटू कॉस 120 अंश का मान कितना होता है ये रख सकते हैं, तो कॉस 60 अंश का जो मान होता है वही 120 अंश का मान होता है, तो उसमें माइनस चिन्ह लगाना पड़ता है, तो इस तरीके से ये -1/2 होगा। कारण हम यहीं पर बता सकते हैं क्योंकि कॉस 120 अंश बराबर -1 होता है, ऐसा कारण बता सकते हैं। चलिए अगला काम P प्लस P/2 और ये गुणा होगा तो ये मिलेगा -P/2 और प्लस P/2 और -P आपस में घटेगा तो 0 होगा और इस तरीके से ये हमें प्राप्त होगा P, तो ये हमें R cos थीटा इक्वल टू P प्राप्त होगा जिसे हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। चलिए अब हम अगला काम करेंगे, OY दिशा में बलों को वियोजित करने पर अगले स्टेप में हम OX के जगह OY लिख दिए, तो ये हमारा जहां पर cos थीटा है वो अब सूत्र हो जाएगा sin थीटा, और इधर हम जहां जहां cos लिखे थे वहां वहां sin थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कोण का मान और बल का मान एक जैसा ही रहता है, बस त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से OY दिशा में बलों को वियोजित करने पर हमारा जो सूत्र के अनुसार ये प्राप्त होगा हमें, और हम अब इन मानों को sin 0 अंश का मान क्या होगा वो रखेंगे, तो ये P इंटू साइन 0 अंश का मान 0 होता है, प्लस अगले इस स्टेप में हमें sin 60 अंश का मान √3/2 प्राप्त होता है, वो रखेंगे, प्लस P इंटू ये हमें sin 120 अंश प्राप्त होगा। तो हम यहाँ कारण बता सकते हैं क्योंकि sin 0 अंश बराबर 0 होता है, sin 60 अंश बराबर √3/2 होता है, ये दोनों मान रखने पर हमें ये प्राप्त हुआ।
अगला जो स्टेप है वो होगा लेफ्ट हैंड साइड में r साइन थीटा, और दाहिने पक्ष में हमें p और 0 का गुणा होगा तो 0 होगा, और इनको गुणा करने पर p √3/2 प्राप्त होगा, और यहाँ पर p इंटू साइन 120 अंश का कोण, तो साइन 120 यानी साइन 60 अंश का जो मान होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, लेकिन साइन में ऋण नहीं होता है, धनात्मक ही होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कारण बता सकते हैं, चूंकि साइन 120 अंश का मान √3/2 होता है। अगला जो पद है देखिए, 0 को छोड़ दीजिए क्योंकि जोड़ने पर वही प्राप्त होगा। p √3/2 प्लस p √3/2 दो ठो प्राप्त होगा, यानी दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो दोनों का हर एक समान है, इसलिए 2 आ जाएगा लघुत्तम समावर्तक, और p √3 प्लस p √3 हमें प्राप्त होगा। और इसे और आगे हम हल करें तो देखिए दोनों एक समान हैं, √3 वाले पद आपस में जुड़ेंगे तो p और p जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2p √3/2, और इस तरीके से p से p को 2 से 2 को काट सकते हैं तो p √3 बचेगा, और बाएं पक्ष में है r साइन थीटा। इसे समीकरण नंबर दूसरा नाम दे सकते हैं। अब यदि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को जैसे पिछले सवाल में हमने किया था, यदि वर्ग करके जोड़ दें, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष में हमें प्राप्त होगा r² cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे पिछले सवाल में हमें प्राप्त हुआ था। और इधर पहले समीकरण का राइट हैंड साइड था p, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो p² होगा, प्लस दूसरे समीकरण का राइट हैंड साइड है तो ये p² इंटू 3 हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से ये p² प्लस 3p² दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4p², और बाएं पक्ष में हम लोग r² है तो इसके बदले में फिर से 1 होगा तो 1 को छोड़ दीजिए और गुणा करेंगे r² साथ, तो r² ही प्राप्त होगा, तो r² बराबर 4p², और हमें प्राप्त करना है r का मान, इसलिए वर्गमूल लेंगे पुनः। वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल जब लेंगे तो ये r हो जाएगा, और इधर हमें 4 का वर्गमूल प्राप्त होगा 2, और p² का वर्गमूल होता है p। तो इस तरीके से परिणामी जो बल होगा वो हमारा 2p होगा। तो लास्ट में अब हम लिख सकते हैं, अतः परिणामी बल 2p होगा। तो ये हमारा सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर, इस शीर्षक से संबंधित आगे के सवाल को कल हल करेंगे। धन्यवाद।